नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना हमला हो गया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के गाड़ी के सामने कुछ लोग हंगामा किए। इसी को लेकर आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ, लेकिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना क्या हमला हो गया। केजरीवाल से सवाल पूछना हमला हो गया है। अगर अरविंद केजरीवाल 10 साल शासन कर लिए और दिल्ली की जनता उनसे पूछती है कि अरविंद केजरीवाल जी हमें हमारे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, तो वो आक्रमणकारी हो गया, उसको मारोगे। कल यही हुआ है। एक दो व्यक्तियों ने उनकी जो 4 करोड़ की गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, अब वो वैगनार वाले नहीं हैं, अब वो 4 करोड़ की आलीशान गाड़ी वाले हैं। और उन्होंने उसको जवाब देने की बजाय उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, उसको चोटिल किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता सवाल पूछेगी, आपको भागने नहीं देगी। अगर सवाल पूछना हमला है तो ऐसे हमले आप पे होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले में राज्य पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि भव्यता और दिव्यता के साथ महाकुंभ आयोजित हो रहा है। उसी भव्यता और दिव्यता के साथ यहां पर आयोजित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है महाकुंभ के लिए, उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रयागराज की छवि को एक पॉजिटिव तरीके से महाकुंभ के बहाने आप लोगों ने प्रस्तुत करने का कार्य किया और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान हमारे सामने पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के जो मुख्य स्नान थे वे संपन्न हो चुके हैं और आगामी जो स्नान है, जिसमें मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को और बसंत पंचमी का 3 फरवरी को, ये 2 बड़े महास्नान हैं जो कुंभ की शोभा है, इस महाकुंभ की शोभा है। 7,000 से अधिक संस्थाएं अब तक यहां पर आ चुकी हैं और मेरा मानना है, आज मैंने पूरे महाकुंभ एरिया का सर्वे किया है। प्रातःकाल से हम लोग देख रहे हैं यहां पर जो लोग आज संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और यहां पे रहने वाले कल्पवासियों और अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई पूरी संख्या को अगर हम देखेंगे तो यह बढ़कर के लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आज के समय में यहां पर मौजूद हैं। यानी इतनी बड़ी संख्या, और उसके लिए पूरी तत्परता के साथ यहां पर सभी विभाग मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग मिलकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए, उनकी आस्था को सम्मान देते हुए और आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहा है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बीच में यहाँ पर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और अन्य अधिकारियों को भी हम लोगों ने भेजा था। आज एक बार हम लोगों ने फिर कितना कुछ और आगे बढ़े हैं। 29 और 3 फरवरी के महास्नान के आयोजन को ध्यान में रख करके पूरी व्यवस्था का हम लोगों ने अवलोकन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान प्रयागराज और मां गंगा की कृपा से हम लोग यहाँ पर इन दोनों स्नानों को भी सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। महाकुंभ में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। बहुत शीघ्र उन तिथियों को केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। अन्य महानुभावों के भी कार्यक्रम यहां पर लगातार चल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इस समय महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण लगातार यहां आ रहे हैं। हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायमूर्तिगण भी और विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण भी लगातार यहां पर आकर के स्नान में भाग ले रहे हैं। लाखों की संख्या में संतों, कल्पवासियों की उपस्थिति वर्तमान में प्रयागराज में है। बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं और प्रयागराज की महिमा जिन कार्यों के लिए जानी जा रही है, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में, वह सब कुछ आज यहां पर देखने को मिल रहा है। चाहे देशी हो या विदेशी, जो कोई भी संगम में स्नान कर रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। मुझे यानी मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा के दिन ये सौभाग्य हमें नहीं मिला कि हम लोग स्नान कर सके, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को ही प्रतिबंधित कर रखा था कि कोई भी यहां पर नहीं जाएगा। केवल सामान्य संतों और श्रद्धालुओं के लिए वो सुविधा थी। लेकिन जो भी आया, उन्होंने आपके माध्यम से जो बातें कही और खासतौर पर संतों और श्रद्धालुओं की उनकी आस्था को हम जान सकते थे। तमाम विदेशी भी इस अवसर पर संगम में स्नान करके बड़े अभिभूत थे। कल मेरे पास यूरोप से जुड़े हुए कुछ श्रद्धालु आए थे, कुछ लोग आए थे, कुछ पर्यटक आए थे और प्रयागराज की महिमा का गान किस भाव के साथ कर रहे थे। आज आपने कुछ चैनल में उसको देखा भी होगा, किस प्रकार, क्या श्रद्धा का भाव था। देखिए, वे हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, लेकिन हिंदी की चौपाई को, हिंदी की यानी संस्कृत की मंत्रों को, अवधि की चौपाइयों को और सनातन धर्म से जुड़े हुए स्त्रोत और मंत्रों को किस लय के साथ सस्वर वे लोग गा रहे थे और मां गंगा और यहाँ के धामों के बारे में कितनी श्रद्धा का भाव उनके अंदर देखने को मिल रहा था। यह विभूत करने वाला है और यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, और यही एकता और अखंडता का संदेश महाकुंभ का संदेश है। उसी संदेश के साथ, इस बड़े आयोजन के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आप पार्टी को लेकर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से बीजेपी डर क्यों गई? आपके जो कुछ है सब आपके सामने है। उन्होंने कहा परमिशन नहीं है। हमने कहा भाई इसकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती, हम कोई चुनावी सभा नहीं कर रहे हैं, कोई चुनावी प्रचार नहीं कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद आपके सामने आके उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। फिर अब वो हॉल खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस डॉक्यूमेंट्री से डरी क्यों है? क्यों डरी हुई है बीजेपी? इस डॉक्यूमेंट्री से क्यों डरी हुई है जिसमें हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से केजरीवाल जी को फर्जी मुकदमे बना के गिरफ्तार किया गया। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री से क्यों डरी हुई है? उन्होंने कहा कि कोई पार्टी का पंपलेट या कुछ नहीं है। कहाँ है बताइए? आप हमारी गाड़ी में देख लीजिए, वहां देख लीजिए, कहाँ है बताइए? एक भी है? आगे क्या कभी करेंगे? अब इसकी शिकायत करेंगे हम लोग, यह गलत बात है। चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गुजरात के अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि 75 साल की इस यात्रा में 65 साल कांग्रेस के नेताओं ने इस देश पर राज किया। आज़ादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 साल में 562 रियासतों को भारत में शामिल कर लिया, लेकिन एक राज्य के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दो और उसके लिए धारा 370 लाई गई। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए अच्छे संविधान के साथ कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने संसद में बिना पास कराए अनुच्छेद 35A लागू कर दिया। और हमको जब ये 75 साल की यात्रा याद करनी हो तो हमें 75 साल का इतिहास याद करना पड़ेगा।
इसके उतार और चढ़ाव को याद करना पड़ेगा, इसके अमावस्या और पूर्णमासी को भी याद करना पड़ेगा। और जब मैं ये बोलता हूं तो हमने एडॉप्ट किया 1949 26 नवंबर को, और 26 जनवरी 2050 को इसको हमने लागू कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। हम गणतंत्र देश बन गए और उसके बाद हम आगे बढ़े। लेकिन मैं कुछ और भी आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये रखना चाहता हूं कि यह तो ठीक है कि हमारे यहां इस 75 साल की यात्रा में 65 साल हमारे कांग्रेस के नेताओं ने देश पर राज किया और संविधान के रखवाले के रूप में भी वही खड़े रहे, उसी को हम लोगों ने आगे माना। लेकिन यहां मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अभी मुझे सौभाग्य मिला, हमारे मुख्यमंत्री जी को सौभाग्य मिला, मेयर साहिबा को सौभाग्य मिला, अमित जी को सौभाग्य मिला कि हमने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण किया। लेकिन माल्यार्पण सिर्फ कर देने से काम नहीं चलता, हमको उस महान व्यक्तित्व की दूरदर्शी को भी पहचानना चाहिए। और जब हम दूरदर्शी बात करते हैं तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जब 1949 में यह अडॉप्ट किया जा रहा था संविधान, जिसके निर्माता खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसके रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, खूब गहन चर्चा के बाद बना था। लेकिन उन्होंने उस समय जो कहा, वो मैं अंग्रेजी में है इसलिए उसको नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसका भाव आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले बुरे हैं तो संविधान नाकामयाब हो जाएगा, कामयाब नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा हमने बनाया तो है अच्छा संविधान, लेकिन अगर संविधान कितना भी बुरा हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे हों तो वो कामयाब हो जाएगा। देखिए, जिसने खुद का संविधान का रचयिता बने, उन्होंने अपने आप से नहीं कहा, उन्होंने कहा हमने अच्छा काम किया है, लेकिन अगर अच्छे लोग होंगे तो काम अच्छा हो जाएगा, अगर बुरे लोग होंगे तो यही संविधान मुसीबत बन जाएगा। और इसी बात को मैं आपके सामने कुछ गहराई से रखना चाहता हूं। अब देखिए, जैसे आजादी आई, हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1.5-2 साल के अंदर 562 रियासतों को भारत के यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर लेकर के आ गए। 562 राज्य, 562। लेकिन एक राज्य, जम्मू कश्मीर, एक राज्य, उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मेरा स्टेट है। और वो स्टेट ऐसा बना, ऐसी खिचड़ी पकी कि धारा 370 बन गया। और धारा 370 में जब बन रहा था तो उस समय भी मैं, क्योंकि यहां मैं खड़ा हूं बापू नगर में, अंबेडकर जी की मूर्ति हमारे सामने है, अंबेडकर जी को याद करना चाहिए। अंबेडकर जी ने क्या कहा, अंग्रेजी में कहा उन्होंने। अंबेडकर जी ने कहा शेख अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला फरूक अब्दुल्ला के पिता, वो शेख अब्दुल्ला जो धारा 370 जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर के रच रहे थे, और अंबेडकर जी उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि तुम चाहते हो कि भारत माता, देखिए शब्द है शी, भारत माता तुम्हारे लिए सड़कें बनाए, तुमको भोजन प्रदान करे, तुम्हारी सुख सुविधा बनाए, और तुम भारत सरकार के बराबर के जाकर के खड़े हो जाओगे, ये मैं देशद्रोह मानता हूं। दिस विल बी ट्रेचरस, यह देश के साथ अन्याय होगा, देश के साथ धोखा होगा। उन्होंने कहा इट विल बी ट्रेचरस ऑन माय पार्ट,
ये मेरे द्वारा धोखा होगा देश को, और मेरे लॉ मिनिस्टर होते हुए ये नहीं होगा। ये धारा 370 के बारे में अम्बेडकर ने कहा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उस काम को आगे बढ़ाया, धारा 370 आ गई, और धारा 370 के बारे में आपको पता ही है। और अम्बेडकर ने अंग्रेजी में लिखा था कि इफ ए बैड लॉट टेक्स केयर ऑफ द गुड कॉन्स्टिट्यूशन इट बिकम्स बैड, इफ ए गुड लॉट टेक्स इन चार्ज ऑफ द बैड कॉन्स्टिट्यूशन इट बिकम्स ए गुड लॉ। तो क्या किया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में? इसमें धारा 370 के साथ 35A ये भी जोड़ दिया, 35A। और 35A में क्या दिया कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता और भारत की नागरिकता अलग अलग होगी। जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत का नागरिक होगा, लेकिन भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं हो सकता है। अलग प्रधान, अलग निशान और अलग संविधान, ये 35A की देन है। और अब मैं बताऊंगा अच्छा संविधान अंबेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ, बुरे लोगों ने क्या किया उसका ये किया कि 35A लगा दी और संसद से पास नहीं कराया, संसद को नहीं बताया, राष्ट्रपति से साइन करा करके कर लिया। आप देखो संसद के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। आज ये बड़ी संसद की मर्यादा की चिंता करने लगे हैं इनके परपोते। इनको मालूम नहीं है कि इन लोगों ने क्या क्या किया है भारत के संविधान। आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के पालू पंचायत के ग्रामीणों ने पतरातू प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। PVUNL कंपनी के खिलाफ बताया कि पूर्व में रेल लाइन पहले से ही चल रहा है, लेकिन गांव के बीचों बीच इसे नहीं होने दिया जाएगा, बीचों बीच ट्रैक नहीं बनाने दिया जाएगा। लोगों ने कहा कि गांव के बीचों बीच रेल लाइन पार करने के लिए हम अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। यदि कंपनी को रेल लाइन बिछानी है तो पहले से जहां रेल लाइन बिछी हुई है वहां से ले जाएं। मांग स्पष्ट है कि जो भी ये रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है, इस निर्णय को प्रशासन वापस ले, अन्यथा ग्रामीणों के साथ आजसू पार्टी का एक कार्यकर्ता जेल जाना हो तो जेल जाएगा, गोली खाना हो तो गोली खाएगा। हर परिस्थिति में हम लोग तैयार है, किसी भी परिस्थिति में आजसू पार्टी या रेलवे लाइन को बनने नहीं देगी। संघर्ष समिति के तत्वाधान में पालू पंचायत के गिरीगढ़ा गांव के सभी ग्रामीण आज यहाँ अंचल कार्यालय में फरियाद लेके आए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने PVNL के लिए ROR रेलवे ओवर रेल बनाने का जो प्रस्ताव और बजट लाया है उसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उसके बनने से पूरा गिरीगढ़ा का पूरा जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा और लोगों का जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा। तो सरकार से हम मांग करते हैं, केंद्र सरकार से, और जो राज्य सरकार यहाँ के लोगों का कस्टोडियल है उनसे भी डिमांड है कि जो ROR का जो काम चलने वाला है या जो इसको बजट में लाया गया है उसमें संशोधन किया जाए, और जहाँ आबादी नहीं है रेलवे ट्रैक के उस साइड से हम लोग का प्रपोजल है कि उधर से आप करिए, आपका काम नहीं रुकेगा। लेकिन अगर गांव की तरफ से ले आने का काम करेंगे तो पूरा ग्रामीण और पूरा पतरातू प्रखंड इसका विरोध करेगा। और केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को हम लोग चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि हमारी बातों को अगर अनसुना किया गया, और CO को भी हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हमारी बातों को आप लोगों ने अनसुना किया तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे और पूरे राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को हिलाने का काम करेंगे। इसलिए इस ROR परियोजना का हम विरोध करते हैं। अगर आपको बनाना है तो इसको संशोधन करें, तभी हम आप मानेंगे, नहीं तो आपको काम आपका होने नहीं देंगे। हजारीबाग और रामगढ़ जिला को जोड़ने वाली जीवन रेखा लाइफलाइन माने जाने वाली गिद्दी पुल को लेकर 1 दिवसीय उपवास किया गया। दामोदर नदी पुल बचाओ अभियान संघर्ष समिति के लोगों ने कहा है कि अगर पुल की मरम्मती नहीं की गई, हालांकि पुल काफ़ी जर्जर है, इसी को लेकर कहा है कि पुल की अगर मरम्मती नहीं की गई तो 31 जनवरी से गिद्दी दामोदर पुल के रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। कोयला लदे ओवरलोडिंग हाईवा को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए, गिद्दी दामोदर पुल का ये हाल है कि वहाँ पुल जर्जर है और इस पुल में भारी वाहन लगातार दिन रात चलते हैं,
जिसके कारण पुल की स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई है और इसको बढ़िया तरीके से मरम्मती की मांग लगातार की जा रही है और लगातार धरना प्रदर्शन वहाँ किया जा रहा है। इसी को लेकर एक दिवसीय उपवास किया गया, लोगों ने उपवास किया। दामोदर नदी पुल बचाओ अभियान संघर्ष समिति के लोगों ने लगातार इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर पुल की मरम्मती ठीक से नहीं की गई तो 31 जनवरी से गिद्दी दामोदर पुल के रास्ते को बंद किया जाएगा, जिसके कारण वहां पर जितने भी भारी वाहन कोयला लदे जो वाहन जाते हैं उसे बंद कर दिया जाएगा और पूरी तरह से हाईवा के आवागमन को रोक दिया जाएगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।